नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हमारी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत में महाजनपद काल, और इससे संबंधित हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिले। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का ये पहला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। और ऑप्शंस हैं अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कलिंग में। तो अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। और ऑप्शंस हैं साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस, जीरसिस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डेरियस। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। और ऑप्शंस हैं वज्जीसंग, वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वज्जीसंग, वैशाली। तो मगध के राजा अजातशत्रु का वज्जीसंग के साथ युद्ध रहा, सदैव युद्ध रहा। अगला प्रश्न है, वज्जीसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो रथमूसल एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, और वहीं महाशिलाकंटक जो था वो था पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। तो इन हथियारों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, उदयन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने सर्वप्रथम रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। और ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घननंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घननंद। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घननंद। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कू मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। और ऑप्शंस हैं अशोक के शासन में, कनिष्क के शासन में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 600 ईसा पूर्व में। तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। और इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शंस हैं केवल एक अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, और 1, 2 और 3 तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था।
और ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग है। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? और ऑप्शंस हैं कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवंती। तो बिम्बिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? और ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, बिम्बिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिशुनाग। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? और ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने मगध सम्राट ने अंग का विलय भी अपने राज्य में कर लिया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? और ऑप्शंस हैं अवंती, वत्स, कौशल, काशी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है काशी। तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? और ऑप्शंस हैं बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शंस हैं पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशत्रांतक, शत्रुओं का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, गिरि, ब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी और इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में ये सही है। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सही हैं, सही नहीं है, कोई सही नहीं है ऐसा नहीं है, सभी सत्य हैं। प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? और ऑप्शंस हैं नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? और ऑप्शंस हैं गांधार, कंबोज, काशी, मगध। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मगध। तो 6ठी ईसा पूर्व मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण से भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार,
स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो भारत पर यूनानी आक्रमण के ये सभी प्रभाव पड़े, तो इसलिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है डी। तो सभी प्रभाव पड़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस आक्रमण से भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करा हुआ है। अगला ऑप्शन है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। और अंतिम ऑप्शन है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो इसमें सिकंदर के आक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये सही प्रभाव नहीं था, बाकी तीनों प्रभाव पड़े थे उसके आक्रमण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? और ऑप्शंस हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मगध। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? और ऑप्शंस हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिंबिसार। तो बिंबिसार को सेनिया अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? और ऑप्शंस हैं, महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, डेरियस दारिबाहु प्रथम ने 518 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? और ऑप्शंस हैं, 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। और इस प्रश्न का उत्तर है 360 टैलेंट। तो इतना राजस्व से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शंस हैं, नियार्कस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस और हेरोडोटस। तो इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? और ऑप्शंस हैं, श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक, ग्राम भोजक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रेष्ठिन। तो आज की टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। तो गृहपति का अर्थ क्या है? और ऑप्शंस हैं, धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धनी किसान। तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।